ताहिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 16 घंटों की लोड शेडिंग इसबाब पर शामी साहब बात कर रहे थे, कुछ हकाइक भी आपके सामने रखे, शॉर्टफॉल कितना है, ये इस कदर शदीद बहरान की बुनियादी 2-3 वजूहात के हैं, फिर हल की तरफ जाते हैं। जी शुक्रिया जामी साहब। देखें, सबसे पहले अगर मैं इसकी बुनियादी वजूहात बताऊं तो सबसे जो बड़ी इसमें वजह है वो जो कमोडिटीज का सुपर साइकिल है, जो इस वक्त तेल की कीमतें हैं, जो एलएनजी की कीमतें हैं, जो कोल की कीमतें हैं, वो अगर मैं पिछले साल जून 2021 से कंपेयर करूं तो वो तकरीबन 100% इजाफा उसमें जो है वो हो गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले साल जो है वो एलएनजी पे जो है वो 12 रुपए का यूनिट बनाते थे, अब हम 26 रुपए का यूनिट जो है वो बना रहे हैं। कोल पे हमारी पिछले साल जो पैदावार थी उसकी लागत तकरीबन 8.5 रुपए पर किलोवाट आवर आती थी, अब 27.5 रुपए आ रही है। इसी तरह फर्नेस ऑयल जो पिछले साल जो है वो हम लोग 17 रुपए में बिजली बना रहे थे, अब वो 36 रुपए हो गया है। और डीजल की अगर मैं बात करूं तो जो 20 रुपए का यूनिट होता था वो अब जो है वो तकरीबन 30.5 रुपए पर किलोवाट आवर हो गया है। सो आप ये समझ लें कि ऑन एन एवरेज तकरीबन 100% इजाफा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो तेल की कीमतें, कोल की, एलएनजी की बढ़ी हैं उसकी वजह से जो हुआ है। तो उससे होता ये है कि जो बिजली के कारखाने हैं उनकी जब फ्यूल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो नया फ्यूल जो है वो खरीद सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में एक सर्कुलर डेट का मसला है और उस सर्कुलर डेट के मसले की वजह से जब उनको पैसे मिलते नहीं है, उनकी रिसीवेबल पोजीशन बढ़ती जाती है, यानी तो बिजली के पैसे उनको मिलते नहीं है बर वक्त और वो तेल खरीद नहीं सकते, तो और पेमेंट जो है पेमेंट कैपेसिटी के मुताबिक होनी है। जी तो उनकी जो बेसिकली लोड है, लोड फैक्टर जिसको आप कहते हैं, जनरेशन कैपेसिटी जिसको आप कहते हैं, कि जो वो चल रहे होते हैं तो वो फिर अपनी लोड फैक्टर को कम कर देते हैं। जब वो लोड फैक्टर को कम करते हैं तो आपकी पैदावार जो है वो हिट होती है। तो अगर आप देखें तो इस वक्त जैसे आपने जिक्र किया कि तकरीबन 20,000 मेगावाट की हमारी जनरेशन है और तकरीबन 27,000 मेगावाट की जो है वो डिमांड है। तो ये 7,000 मेगावाट की जो है वो इस वक्त शॉर्टफॉल है इसमें। अच्छा, इसमें दूसरा एक बड़ा रीजन ये है कि देखें अब हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई है। हमारा जो पीकेआर यूएसडी पैरिटी है वो इस वक्त 200 पर ट्रेड हो रही है। तो एक हिट तो इनडायरेक्टली यहाँ से भी आती है, क्योंकि आपके बिजली के जितने भी टैरिफ हैं वो ज्यादातर डॉलराइज्ड टैरिफ हैं। जब वो डॉलराइज्ड टैरिफ हैं तो आप ईंधन जो भी खरीदते हैं, जो कि इम्पोर्टेड ईंधन की मैं बात कर रहा हूँ, वो डॉलर में उसकी पेमेंट करनी होती है। तो अगर आप 170 पे खरीद रहे हैं, वो 200 रुपए हो गए, तो अगर कोयले की कीमत नहीं भी चेंज होगी तो 30 रुपए की तो हिट वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी। सही। अच्छा, तीसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस दफा जैसे शामी साहब ने भी जिक्र किया कि जो गर्मी की है तादाद थोड़ी सी जो है वो इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से, शिद्दत की वजह से हमारा जो एवरेज जो हमारी डिमांड है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो तलब बढ़ी हुई है। अच्छा, चौथा एक और इम्पोर्टेंट रीजन जो कि यहाँ पे मेंशन करना मैं जरूरी समझूंगा कि देखें जो क्लाइमेट चेंज का असर है ना वो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान पे भी हुआ है। और उसमें फिर हुआ ये है कि जो पहले हमारे, अगर हम आज से 5 साल पहले देखते हैं तो मई, जून, जुलाई में जो है वो हमारे जो हाइडल डैम्स हैं, जहाँ जो हम पानी से बिजली बना रहे हैं, वो पीक होते थे। बट अब चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ देर से पिघलती है, तो अब हमारी ये जो पीक महीने होने लगे हैं, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाने लगे, क्योंकि पीछे से बर्फ ही नहीं पिघलती तो वो पानी नहीं आता, तो आपकी हाइडल डाउन होती है। जबकि आपका जो गर्मी के लिहाज से अर्बन एरियाज में, और अगर आप पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो गर्मी का सीजन पीक जो है वो जून एंड जुलाई में हो जाता है। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से पीछे से पानी नहीं आता, तो जिसकी वजह से हमारी हाइडल कैपेसिटी जो है वो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है, या कुछ चारा कर सकते हैं? जी देखें, इसमें जो है वो सबसे पहले तो ये कि जो जब तक कमोडिटी की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी तो जब तक बिजली तो जो है वो महंगी हमें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इसके अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट करती क्या है कि जाहिर सी बात है, जब इतनी ज्यादा पैदावार की बिजली जो है वो बन रही है, 24 रुपए का एक यूनिट है जो कि गवर्नमेंट अभी नोटिफाई करेगी, नेपरा ने ऑलरेडी उसको रिकमेंड कर दिया है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो लोड मैनेजमेंट करती है ताकि जो बेसिकली जितनी पैदावार हो रही है उसको तकसीमकार तरीके से जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि हर जगह थोड़ी थोड़ी जो है वो लोड शेडिंग हो, और जहां ऑब्वियसली लाइन लॉसेस ज्यादा है, जहां पे रिकवरी कम है, वहां पे जो है वो थोड़ी ज्यादा लोड शेडिंग हो। तो फॉर टाइम बीइंग, जब तक ये कमोडिटी का सुपर साइकिल नहीं खत्म होता और प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जून के बाद मैं जुलाई की भी बात करूं तो यहाँ से हमारी हाइडल जनरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो
रिलेटिवली थोड़ी जनरेशन बेहतर होगी। इसी तरीके से एक न्यूक्लियर की हमारी थोड़ी सी जो है वो कैपेसिटी जो कैनेप 3 है वो ऑनलाइन आई है, तो उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी डिपेंडेंसी जो है वो ग्लोबल कमोडिटीज पे इस वक्त जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका शेयर कितना है हमारा कुल पैदावार में? सर कुल पैदावार में आप समझ लें कि इस वक्त नहीं, परसेंटेज की बात करूं। हाँ जी जी, अगर परसेंटेज में अगर हम देखें तो ये तकरीबन जो है वो इस वक्त 15 से 16% के करीब है हमारा न्यूक्लियर शेयर। इसके कोई अभी पाइपलाइन में भी है कोई मंसूबे? नहीं, जो एक बड़ा 1100 मेगावाट का था लास्ट कैनेप 3 वो ऑनलाइन आ गया है, लेकिन उसकी भी यूटिलाइजेशन कम है, तो वो उम्मीद है कि वो अगले महीने से थोड़ी और बेहतरी की तरफ जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम बारिश का इंतजार करें, कुछ गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो पहाड़ों पर बर्फ पिघले, फिर कोई बारिश हो, कोई पानी आए, कोई दुआ करें जंग खत्म हो जाए यूक्रेन की और रूस की, कोई डॉलर की कदर जो है कोई रुपए के मुकाबले में घट जाए, तो ये सारी बातें तो फिर दुआ की हैं। जी, क्योंकि सिचुएशन इसी वक्त ऐसी है कि हाइडल में गुंजाइश है। आई थिंक हाइडल और न्यूक्लियर थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो जाएगा अगले आने वाले महीनों में, लेकिन बाकी इसके अलावा देखें सर, इसकी फिर रूट कॉज क्या हुई? इसकी रूट कॉज ये हो गई कि जब तक आपकी एनर्जी सेक्टर का दारोमदार इंपोर्टेड फ्यूल पे रहेगा, आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो हम लोकल तरीके से बिजली बना सकते हैं, जैसे थर कोल है, थर कोल को फर्दर एक्सप्लॉइट जो है वो हमें करना चाहिए। थर कोल से हम बेस लोड जो है वो हमें थर कोल की तरफ लेके आना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड फ्यूल से हट के जो है वो लोकल उस पे आ जाए, वरना तो ये मामला कमोडिटी साइकिल 5 साल बाद। ये बात भी हमारे डॉक्टर फरीद मलिक साहब तो बार बार हमें जोर देते हैं, जो साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन रहे, कि आप कोयले से गैस भी पैदा कर सकते हैं, और गैस पैदा करें तो गैस की जरूरियात भी हमारी पूरी हो सकती हैं। आपका इस हवाले से कोई आपकी स्टडी है? सर देखें, इसमें जो है ना वो, अगर हम ये एक अलग प्रोसेस है कि कोयले से हम गैस पैदा, अगर हम सिर्फ जो कोयले का पोटेंशियल है, जो इसमें ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में ज्यादा काम हो गया है, उसमें एक पावर प्लांट चल रहा है, बाकी और आ जाएंगे, ब्लॉक 1 और 2 को ही मैक्सिमम कर देना, तो यहीं से हम लोग कोई जो है वो तकरीबन 3 से 4 हजार मेगावाट जनरेट कर सकते हैं। अभी जो है वो सिर्फ एक पावर प्लांट चल रहा है, 2 और आ जाएंगे, 660 मेगावाट का एक ऑपरेशनल है और 660 के 2 और जो है वो आ जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी लगी हुई है और जो पाइपलाइन में है और जो उनका दारोमदार है उसी को कंप्लीट कर लेना, तो हमारे मुल्क में 3 से 4 हजार मेगावाट जो है वो तरफ से आ जाएगी। और गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना भी चाहिए कि ये जो माइनिंग जंगी बुनियादों पे काम करना चाहिए। जी, जब तक आपकी रिलायंस लोकल फ्यूल पे नहीं आएगी तो हम इसी तरह डिपेंडेंसी हमारी जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल पे रहेगी। आपकी जो गुफ्तगू है उसको एक तरफ रखें, और साथ हमाद अजहर साहब का चंद रोज़ पहले जो रद्द-ए-अमल था वो आपकी नज़र करूँगा ताकि आप उस पर आनमाई फरमा सकें। वो कहते हैं कि एक तो वज़ीर बिजली और पेट्रोलियम से वो बदतरीन लोड शेडिंग पर फौरी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और वो कहते हैं जी वो पावर प्लांट जो तहरीक इंसाफ के दौर में कभी बंद नहीं हुए वो अब या तो बंद पड़े हैं या 25% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। इसमें सीपैक के भी प्लांट शामिल हैं। बद इंतज़ामी की इंतहा हो चुकी है। क्या ये वाकई महज बद इंतज़ामी का मामला है? देखिए, इसमें जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात कही कि एक कोई भी पावर प्लांट है, लेट सपोज कोल का पावर प्लांट है जो कि सीपैक के अंडर लगा हुआ है, आप अगर उसके रिसीवेबल पोजीशन क्लियर नहीं करोगे तो उसके पास दूसरा ईंधन खरीदने के पैसे नहीं होंगे। अच्छा, और ये तो चले एक नॉर्मल सिनेरियो है। अब आप ये इमेजिन करें कि जो कोल $100 पर टन का मिलता था, आज वो $350 पर टन का मिल रहा है, तो 3.5 गुना इजाफा जो है वो उसकी कॉस्ट में भी हो गया है और आपको पैसे वैसे ही नहीं मिल रहे। तो जो लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होता है उसकी वजह से जो पावर प्लांट है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि वो अपना जो लोड फैक्टर है उसको, उसकी यूटिलाइजेशन को कम कर दें, पावर प्लांट को कम चलाएं, जितने पैसे आ रहे हैं उसी से तेल खरीदा जा रहा है, कोल खरीदा जा रहा है और पावर प्लांट को चलाया जा रहा है। तो ये बात सही है, ये बात सही है कि पावर प्लांट का लोड फैक्टर जो है वो कम हो गया, और उसका बुनियादी रीजन जो है वो पैसे ना मिलना और उसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटीज का बढ़ना है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब, तफसील से आपने बात की।